या तो किसी के माँ बाप खेती कर रहे हैं, या किसी के माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, या कोई छोटी मोटी कोई टीचर है, कोई ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, तो आप एक पहले होंगे जो एक गजेटेड ऑफिसर बने। तो सबसे बड़ा ट्रिगर मोमेंट तो ये होता है जी, आप पूरी जनरेशन एक बदल सकते हैं। वो एनआईटी में जाना, फिर वापस अपने स्टेट में आना और स्टेट में भी अपने कस्बे में आना, इस जर्नी को कैसे आप इंटरलेट करेंगे? तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये रहता है कि अपन गांव में सब लोग देखते हैं तो 3 ही ब्रांच चलती हैं सर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ईंट में जानता हूँ, सीमेंट में जानता हूँ, मेरा देखा हुआ है। प्री का एग्जाम तो भी हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेंस के लिए बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? यहाँ पे आपको 40% ओवरऑल लेके आना है, वो क्राइटेरिया आपको पार करना है। हिंदी और सोशल एस्पेक्ट में आपको 35% चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप पार नहीं करेंगे तो आपका यहीं से सफर खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। कि हम जाते हैं हिंदी से फिर इंग्लिश में चले जाते हैं, फिर इंग्लिश से फिर हिंदी में आते हैं, तो हमारा क्या है कि बीच में रह जाते हैं हम, ना इधर के बचते हैं ना उधर के बचते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्ट्रांगली सोच रहे हैं यार हमारा हिंदी वीक है, मेहनत कर रहे हैं और निकल जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लेते हैं ग्रांटेड, हिंदी कर लेंगे, और वहीं पर वो क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं उसको 10 या 20 सेकंड एनालिसिस करता था, कई बार 30 सेकंड भी करता था। एक बार आप कहीं पे काट देते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है, और पर कटी हुई कॉपी देख करके एग्जामिनर भी आपको समझता है कि यार इसमें दम नहीं है। दीज आर द स्ट्रेटेजिक टिप्स, या ये वो सिलेक्शन के पॉइंट जिन बातों का ध्यान रखना है, तो आपके सिलेक्शन की दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एस्पिरेंट्स को आप वो क्या सजेशन देना चाहिए? फ्यूचर की तैयारी, मेरे सर पे जिम्मेदारी, मेरे सर पे जिम्मेदारी, आंखों ने देखे जो सपने, आंखों ने देखे जो सपने, करने की सारी, करने की सारी, फ्यूचर की तैयारी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स। आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं उसी सीरीज में जिसका आपको रहता है बेहतर तरीके से इंतजार, अभ्यर्थी से अधिकारी तक। एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं इंजीनियर्स एकेडमी के पुराने स्टूडेंट शिवदान, जिन्होंने 12th क्लास अपने ही गांव, अपने ही कस्बे नगर से करी, और उसके बाद में उन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एनआईटी श्रीनगर से करी, और फाइनली कई एग्जाम निकालने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया आरपीएससीआईएन के थ्रू पीएचडी। और गर्व की बात तो तब हो जाती है जब जहां से हमने स्कूलिंग करी, जहां से हमने पढ़ाई लिखी करी, जहां पर हमारा परिवार रहता है, और वहीं पर जाकर जब हम वापस उसी मोहल्ले की, उसी कस्बे की जब सेवा करने का मौका मिलता है, तो हमारे बहुत ज्यादा हमें और हमारे पेरेंट्स को गौरव महसूस होता है। शिवदान उसी के एक एग्जाम्पल हैं जिनकी पीएचडी में पोस्टिंग अपने ही गांव में, अपने ही कस्बे में, जहां से इन्होंने पढ़ाई करी, जहां पर अभी फैमिली रह रही है, वहीं पर इनको सेवा करने का मौका मिला है, और ये पीएचडी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वहां पर कार्यरत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे शिवदान के बचपन से लेकर इस आईएन तक के पूरे सफर के बारे में। तैयारी में क्या क्या चैलेंजेज आए, स्कूलिंग लाइफ कैसे रही, लाइफ में क्या क्या चैलेंजेज आए, और पढ़ते टाइम किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यही नहीं, जब एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो किस तरीके से डिमोटिवेशन आता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, बैक ऑफ द स्क्रीन ऐसी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं जो आज हम शिवदान के साथ डिस्कस भी करेंगे और आपको उनसे रूबरू भी करवाएंगे। सबसे पहले स्वागत है शिवदान आपका। मॉर्निंग सर, थैंक यू। मॉर्निंग, बहुत बढ़िया आज आपने टाइम दिया हमें, और बच्चों को सुनने का मौका मिलेगा आपको आपके इस जीवन की कहानी के बारे में। आप वो दूसरे कैंडिडेट हैं इस अभ्यर्थी से अधिकारी तक की सीरीज में जिसमें कि उनको वहीं पर पोस्टिंग का मौका मिला है जहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, या फिर जहां पर उनकी फैमिली रह रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सिलेक्शन के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, कि आपको जीवन में ट्रिगर करने के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक का सफर और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब, इसका पूरा ट्रिगरिंग और पूरी स्टोरी आपकी क्या रही है, उसको आप थोड़ा सा एक बार बच्चों को बताएं। सर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में सबसे पहला ट्रिगर मोमेंट तो सबके लिए ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। आप वहीं से स्टार्ट करते हो इस चीज़ को, कि आजू बाजू में देखते हो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। गांव में सबसे पहली, अगर आपको इंस्टेंट किसी भी तरीके का इंस्टेंट अपने परिवार को, खुद को दुनिया की नज़र में उच्च दिखाना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी। मुझे सर ये लगता है कि ये ट्रिगर मोमेंट सबके लिए होता है, और गांव में और कस्बों में ज्यादा होता है। यस सर। अभी छोटे गांव में या छोटे कस्बे हैं उनमें यही है सर। अभी भी राजस्थान में तो यही ट्रेंड है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो आप
बहुत एक अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत उच्च कोटि में पहुंच जाते हैं। तो सर सबसे पहला तो यही था कि गांव में होता ही है कि अपने को गवर्नमेंट जॉब में तो ये जाने की जरूरत आपको हर बार मोटिवेट करता था यार मेरे जी को सर। जी सर। गवर्नमेंट जॉब जाना ये होता है सर, आप देखते हैं आजू बाजू में देखते हैं लोगों को कि फलां व्यक्ति है और वो जैसे आया तो उसको जैसे वो एलडीसी भी लग गया तो उसको सब लोग, बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग, अरे बाबूजी आइए इस तरीके से बोलते हैं। तो थोड़ा सर एक फीलिंग होती है कि बताओ ये बंदा 50 साल का है और ये 20 साल का लड़का है, इसको बाबूजी कह करके संबोधित कर रहे हैं। या हमारे परिवार में भी किसी तरीके से यही थे भैया, तो उनको जैसे बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते थे ये इंसाफ। तो एक बड़ा अच्छा सा वो सुकून देने वाला पल होता है कि एक 25 साल के बंदे को एक 50 साल का व्यक्ति ये कह रहा है कि एन साहब आइए आप, और उनके लिए चेयर छोड़ते हैं। इस तरीके की चीजें आपको जीवन में बहुत एक ये दे के जाती हैं कि आपको ये काम करने में बहुत इज्जत मिलने वाली है। तो वहां से सर गांव में तो यही ट्रिगर मूवमेंट होता है आपके लिए। मैंने अपनी 9th तक पढ़ाई गांव में ही की थी सर। कौन सा गांव है आपका, नगर के पास में? नगर के पास में सर मेरा खकावली गांव पड़ता है। कावली। जी सर। ओके। खकावली गांव तक मैंने 9th किया था। उसके बाद में 10th में कस्बा, जो जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, वो भी कस्बा नगर है सर, वो सब डिवीजन है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, वहीं पे मैंने 10th किया था वहीं पे। उसके बाद 12th तक मैंने वहीं पे किया। फिर मेरा सर एनआईटी श्रीनगर 2014 से 18 तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया था सर। लेकिन एक बच्चे का सपना होता है कि यार उसको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे में उस चीज के लिए भी मोटिवेशन आना, ये मतलब कहाँ से आपको सोचने को लगा कि हाँ यार मेरे को, और फिर वो एनआईटी में जाना, फिर वापस अपने स्टेट में आना और स्टेट में भी अपने कस्बे में आना, इस जर्नी को कैसे आप इंटरलेट करेंगे? सर मैं जब 9th 10th तक 9th में ही था, तब तक मैंने ये चीज़ देख ली थी कि एईएन जेईएन और ये लोग मतलब इनकी रेस्पेक्ट होती है गांव में, अच्छा है इसको। तो गांव में दो ही ट्रेंड चलते हैं अभी भी, इंजीनियर या डॉक्टर, इंजीनियर या डॉक्टर, ये वाला ट्रेंड चलता है। तो डॉक्टर मुझे बनना नहीं था सर। मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगा, चाहे किसी भी फील्ड में जाऊँ। पता नहीं क्यों, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं बट मेरा नहीं था कि मुझे हाँ नहीं नहीं, बनना है ठीक सर। बात है। तो 9th के बाद जैसे ही मैं शहर में गया तो एक पैमाना तय हो जाता है सर। आपके लिए पैमाना तय हो जाता है, घर वाले ये पैमाना तय कर देते हैं, अगर 10वीं में मेरे बच्चे ने अच्छा किया है तो मैं श्योर हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुझे नाम दिला के जाएंगे, परिवार का नाम करेगा। तो बिल्कुल। ये चीज आपको मैं 10वीं क्लास आपको तय कर देती है कि आप किस खांचे में और कहाँ जाके बैठने वाले हैं। Exactly. घर वालों के दिमाग में आप सेट हो जाते हैं कि ये बच्चा, इस पे मेहनत करनी है हमको और इसको लेके जाना। 9th तक आप एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, 20 लोगों के बीच में आप अव्वल दर्जे पे होते हैं सर। जैसे ही आप 10th में कस्बे में जाते हैं, आप 20 से 100 लोगों के बीच में होते हैं। आप एक जहाँ अव्वल थे, आप वहाँ पे मॉडरेट या फिर एवरेज स्टूडेंट की तरह वहाँ पे हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार अपन तो कुछ कर नहीं सकते। कई सारी चीज़ें हैं सर जो मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे हुई, जो आगे मैं इस सफ़र में बताऊंगा अभी आपके लिए, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आगे, कि मुझे ट्रिगर किया जिन्हें 10th क्लास में, और मैं अपने आप को इस काबिल बना पाया। मेरी समझ में ये चीज़ें आ पाई कि अपन कंपटीशन में है, बस अपन कंपटीशन से बाहर नहीं है, अपने को बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, और उस समय पर मेरा 10th में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। गांव में जिस कस्बे में मैं पढ़ता था उस स्कूल में मेरा रैंक तृतीय था, जहां मैं एवरेज था वहां से मैं तीसरे नंबर पर पहुंच गया। और जिस गांव से मैं आता हूं उसमें पहली बार मैंने 90% गेन अच्छा। किया था। उसके बाद मुझे लगा कि घर वालों को लगा कि बच्चा कुछ कर कर सकता सकता है, है। इसको अगर कुछ कराया जाए तो ये नाम करेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये रहता है कि अपन गांव में सब लोग देखते हैं तो 3 ही ब्रांच चलती हैं सर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सबका ड्रीम होता है गांव में गवर्नमेंट जॉब का। करेक्ट। तो सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग इसलिए पसंद थी, जो करना है वो दिखता है सामने। रेता में जानता हूँ, ईंट में जानता हूँ, सीमेंट में जानता हूँ, मेरा देखा हुआ है। मुझे वो चीजें ऐसे एक मैं रिलेट कर पाता था उनसे। आप सीएस और वो सब शायद मुझे लगता है कि किसी भी गांव के बच्चे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेना है नहीं लेना है। और सिविल का दूसरा ये भी था कि अपने को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन बहुत इजी रहा। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल को, तो ये तो क्लियर है और बच्चों को भी ये बात पता है कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। हालांकि वहां पर भी हैं, बट यदि हम इन परसेंटेज की बात करें तो लगभग 80% वैकेंसीज इन कोर ब्रांचेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में आ रही होती है, और 20% या उससे कम इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, आईटी में आ रही होती है।
तो आपका मोटिवेशन भी उसी दिशा में था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो जैसे मैंने भी अपनी स्कूलिंग 8वीं क्लास तक एक गांव से करी और उसके बाद मैं चित्तौड़गढ़ पढ़ने के लिए चला गया था। लेकिन मैंने एक बड़ी बात फील करी, जब हम गांव में पढ़ते तो गांव के जैसे मैं भी लगभग क्लास का पहला या दूसरा स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं चित्तौड़गढ़ गया तो मैं एक भीड़ सी में खो गया और मैंने भीड़ में जाके देखा कि यार यहाँ पर तो अधिकतर लोग मेरे जैसे या मेरे से इंटेलिजेंट है, मतलब सारे ही अपने अपने गांव के 1 2 3 रैंक आके, तो वहां पर तो सब एक जैसा कंपटीशन हो गया। फिर भीड़ आई, वहां पर भी कैसे तैसे फाइट मारी, फिर कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में जाके देखा कि यार हम तो जिस शहर के टॉपर थे या 1 2 3 रैंक में थे, यहाँ तो फिर उन बड़े बड़े शहरों से टॉपर आ गए। और फिर जब कॉलेज से निकल के कंपटीशन में आते हो, बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर देखते हैं यार यहाँ पर तो फिर और अलग अलग कॉलेजों के टॉपर आ गए। तो हर जगह जहां टॉपर बनते हो, अगली स्टेज में आप एक भीड़ सी में खो जाते हो और वहां पर कई सारे बच्चे आके डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं कोचिंग में आके देखता हूँ कई बार कि वो कहता है जैसे आप एनआईटी श्रीनगर से हो, कई बच्चे आए सर मैं उस कॉलेज का टॉपर हूँ, मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने एनआईटी जलंधर से किया है, एनआईटी श्रीनगर से किया है, एमबीएम से किया है, आरटीयू कोटा से किया है, या फिर आईटी लखनऊ से किया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बच्चा। सारे कॉलेज अच्छे हैं क्योंकि वो 12th में जिन बच्चों के साथ थे उनसे ज्यादा मार्क्स आए थे, इसलिए वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में गए। लेकिन यहाँ वो सब आ गए तो वापस कंपटीशन, तो बच्चे डीमोटिवेट होने लगते हैं। ऐसे में आप क्या उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहेंगे? तो सर मैं अपना जो मेरे साथ हुई थी घटना वो आपको शेयर करता हूँ। जो सेम सिचुएशन आपके साथ हुई वही मेरे साथ हुई। 9th तक मैं गांव में पढ़ता था। हाँ। गांव में अपन 20 लोगों के बीच में नबी बताया सर आपको, आप होते हैं एकदम शेर बन सुपर के होते रहते हैं हैं। सर हाँ, आप। बिल्कुल। आप शाबाशी दे रहे होते हैं, टीचर्स भी आपको शाबाश शाबाश ये Correct, सब चल रहा correct. होता है। तो एक सर आप जैसे ही 100 बंदों के बीच में जाते हैं तो आप एवरेज पे आ जाते हैं। वहां पे आप चाहे ऊपर हों, लेकिन आपको शुरू शुरू में आकलन ये होता है कि आपसे कई लोग अच्छे हैं। चलो कई लोग होते भी हैं नीचे, लेकिन कई लोग आपको अच्छे दिखते हैं तो आप थोड़ा आपका मॉरल डाउन होता है। तो सर मेरे जिंदगी में उस टाइम पे एक ट्रिगर मोमेंट हुआ था। मैं मैथ्स में सर शुरू से ही अच्छा था, मैथ मुझे अच्छा लगता था। बाकी सब्जेक्ट में पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मैथ मुझे पढ़ना ही था, पढ़ ही पढ़ना था। और कई बार तो मैं ऐसा करता था कि मैं एडवांस में अपना पढ़ के जाता था मैथ का। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट चाहे मुझे कैसे बहुत ही लगे, इंटरेस्टिंग था। मुझे मजेदार लगता था सर मैथ्स। तो 10th में जब मैं गया था तो एक अजीत जी गुरुजी थे हमारे सर, वो मैथ्स पढ़ाते थे हमें। उस समय पर उनने एक अनाउंसमेंट किया था कि जिन बच्चों के भी 9.5 या 10 में से ये मार्क्स गेन जो करेंगे, हर 15 दिन में वो टेस्ट लेते थे और उनको प्रार्थना सभा पे सम्मानित करेंगे। अच्छा। तो सर मैथ्स मेरा ठीक ठाक था और मैं उस भीड़ में खोया हुआ था कि अपना क्या होएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक सर गांव में आप रहते हो, खुले रहते हो, शहर में चले जाते हो, एक छोटा सा रूम है जिसमें आप रहते हो। मैं 6 किलोमीटर ही था वैसे मेरा घर, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप साइकिल से जाना चाहते हो। उस टाइम पे बसें इतनी नहीं चलती थी गांव से बच्चों को लाने के लिए, तो आप या तो साइकिल से जाना होता था या आपके पास में ये द्वितीय ऑप्शन होता था कि आप शहर में रह करके रूम ले करके वहीं पे पढ़ाई करें। तो सर मेरे साथ ये हुआ कि मैं रूम लेकर के पढ़ाई करना मैंने उस टाइम पे चूज किया कि मेरा टाइम खराब नहीं हो। आधा घंटा 45 मिनट में साइकिल से आने में लगते थे, जाने में लगते थे, फिर थकान होती थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने वहीं पे 6 किलोमीटर दूर में अपना रूम सेट करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो सर एक वो अकेलापन टाइप का होता है, आप छोटा सा बच्चा 9th के बाद में 10th में जा रहा है, अकेला रह रहा है। घर वालों से कोई आपका सुबह शाम पिताजी आते थे, लेकिन वो जो माँ बाप के साथ आप दिन भर रहते हो वो वाला फील आपका चला जाता है, थोड़ा डरा डरा सा रहता है। वो वाली सारी सिचुएशन चल रही थी। और इधर स्कूल में भी आपके साथ में हो रहा था कि आप खोए से रहते हो कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतने भीड़ में मैं कैसे खुद को दिखा पाऊंगा। तो उस समय पर सर मुझे जो ये 9:30 और 10 वाला जो था, ये मुझे बड़ा वो था कि यार मुझे भी ये करना चाहिए। मैं मैथ में हूँ तो देखते हैं क्या होता है, मैथ में लाए जा मैथ सकते हैं में मैं नंबर। कर सकता हूँ ये। तो जो पहला टेस्ट हुआ था सर, मेरी किस्मत सही नहीं रही और मेरा 9 मार्क्स उसमें आए। अच्छा। तो सर मैंने ये 10th क्लास की बात है। यस सर, पहला जो टेस्ट उन्होंने लिया अनाउंसमेंट के बाद में, तो उसमें मेरे 9 मार्क्स आए सर। तो 9.5 और 10 वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको पेन प्रार्थना मिला। सभा पर सबके सामने पेन दिया गया। हाँ। मुझे उस दिन इतना बुरा लगा कि यार बताओ, मैं जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा हूँ उसमें मैं 0.5 मार्क्स से चूक गया। 0.5 क्या, मुझे तो 1 ही लाना था पूरा, उसमें 10 ही करना था। तो मुझे ये लगा कि इस बार मुझे ये चीज नहीं छोड़नी है। बड़ा बहुत भयंकर दुख हुआ। तो जो मेरे बाकी दुख चल रहे थे ना, वो मैं भूल गया कि मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये ज्यादा बड़ा दुख ये बन गया। मेरे लिए उस समय पे ऐसे हो गया कि यार ये मेरे साथ में कैसे हो गया, मुझे तो ये चीज चाहिए थी। मैथ में मुझे अच्छा आना था, पेन और वो सेकेंडरी चीजें हैं। बाकी आप चाहते हैं कि आप सबके सामने इस तरीके से हों, सबको देखें, लेकिन मैथ में तो आपके 10 आने चाहिए थे बॉस, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपके नहीं आए। तो मैंने पिताजी को बोला, वो सोया शाम मेरे लिए खाना लेके जाते थे और मिल के आते थे। शुरू शुरू में जाते हो आप थोड़े से, तो घर वाले रहते हैं कि आपके पास में रहे, तो वो लेके जाते थे सुबह शाम खाना।
तो मैंने पिताजी से कहा मेरे मेरे लिए आप सुबह ही खाना लाया करें, मैं उसी को खाया करूँगा, शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं? मुझे नींद आती है। बोले मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई का टाइम अपना बढ़ाऊंगा अभी। तो सर मैंने सुबह बस खाना खाता था और शाम को खाना नहीं खाता था, या सुबह जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसमें से, जैसे दूध बच गया या फिर थोड़ा कोई रोटी बच गई और ख़राब नहीं हुई जैसे, तो मैं खा लेता था, नहीं तो मैंने छोड़ ही दिया था, अवॉइड ही कर दिया था सर। उस समय पर सर मेरा अगला जैसे ही पखवाड़े में टेस्ट हुआ, मेरा उसमें परफेक्ट 10 आया सर। अच्छा। और सर मुझे उस समय पे जो प्रार्थना सभा पे और जो पेन मिला था, अजीत सर को भी मैंने अभी तक ये बात नहीं बताई है कि अभी उनसे मिलूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ तो मिलेंगे तो मैं उनको जरूर बताऊंगा। उस समय पर जो सर मेरा ट्रिगर हुआ था कि यार पीछे तो नहीं ये रहोगे आप, छोटी छोटी अगर बातें मेहनत बड़ी करोगे। मोटिवेट करती हैं बच्चों यस को। सर। तो मेरे को लगता है वो पेन शायद आपको एकदम मोटिवेट करके और क्लास के टॉप पर ले आया होगा, यस वो सारी जो दुविधाएं हैं उनको खत्म करके आगे ले आया होगा। यस सर, वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप मेरे लिए रहा सर, उसी ने मेरी हेल्प करी। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे 8th में कितने थे, 8 बोर्ड होता था सर, तो मेरे 86 के अराउंड था, तो उन्होंने कहा था कि इस बार आप 100 लेके आओ। अच्छा। मुझे पता है सर, क्लास में और भी जब कितने नंबर आए आपके मेरे 100 आए थे सर उस समय पे, 10th क्लास में? 10th क्लास में अरे सर, मैथ्स में? मैथ्स में अरे सर बहुत मेरे बढ़िया 100 यार। आए थे सर। और उसने जो मुझे हर पखवाड़े में टेस्ट होता था, और जैसे भी अगर सर क्लास में अगर क्वेश्चन लिखाते तो उसका चाहते हैं कि स्टूडेंट आंसर करें, तो उस समय पर भी मैं आता था तो सर मुझे मोटिवेट भी करते थे। उस मैथ ने फिर मुझे बायोलॉजी, मतलब जो अपना साइंस था उसमें भी मोटिवेट किया। साइंस तो अपन पढ़ ही लेते हैं सर, तो ये 2 सब्जेक्ट तो मेरे थे ही सर। बाकी सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा किया, और मैंने जो आपको बताया था कि मैं 90% उस टाइम पे, जो कि घर वालों के लिए शायद ऐसा लग रहा था कि ठीक है 70-80 ले आएगा तो ठीक करा देंगे, कुछ बाबू की तैयारी कर लेगा, ऐसे करके लगता है कि कर लेगा। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई, अपने को सुनते थे यार स्कूल में कि यार एनआईटी होता है, आईआईटी होता है, ये सुनते थे अपन। उस टाइम पे इतने अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल। पिताजी को भी शायद नहीं थी, पर उन्होंने देखा कि जब इंटरेस्ट है एनआईटी आईआईटी का तो एक बार ही करते हैं एक प्रयास। तो शायद मेरा 90% देख करके और थोड़ा देख करके एक बच्चे का मन है, तो उन्होंने मुझे कोटा भेज दिया। और विद गॉड ग्रेस सर, मैं सिविल मुझे लेना था, तो कहीं भी मुझे सिविल, मुझे सिविल में ही जाना था, तो मेरा विद गॉड ग्रेस मैं एनआईटी श्रीनगर अरे सेलेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया। और वहां से सर ये सफर जो अपना है उसी। अब यहीं पर बात आती है जो आपने एक स्कूल की स्टोरी सुनाई, जहां हम एक गांव के टॉपर से लेकर कस्बे के एवरेज स्टूडेंट में जाके मिक्स हो गए। अब यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट होती है फिर एनआईटी श्रीनगर की। तो एनआईटी श्रीनगर में पढ़ते टाइम क्या आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, या बाद में आके तो आपने तैयारी करी ही थी, मतलब आप जो आईएन की वैकेंसी निकली थी, तो उस आईएन की तैयारी में, प्रिपरेशन में क्या क्या चैलेंजेज आए, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई जिनको आपने, क्योंकि श्योर है ये बात बिल्कुल सही है कि आपका यदि सिलेक्शन हुआ है तो आपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदला होगा, तो ऐसे कोई मोमेंट रूम के, फ्रेंड्स के, कॉलेज के, जो आप शेयर करना चाहें सर कि वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, वो चैलेंजेस, ताकि वो बच्चों को पता चले। तो उनमें से बहुत सारी बातें बहुत सारे बच्चों के साथ कॉमन है, ताकि उनको भी वो अपनी चीजों को लिंक कर पाए और अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर पाए। तो सर जैसे ही अपन जाते हैं, अपना मीडियम होता है हिंदी, राजस्थान से बिल्कुल जितने भी लोग जाते हैं 80% लोगों का हिंदी मीडियम होता है। बिल्कुल। सबसे पहले जाके तो आपको वही जो 10th में दिखता है, वही वहां पे जाके दिखता है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बंदा आपको तमिलनाडु का मिल रहा है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। एक आपको नॉर्थ ईस्ट से मिल रहा है, त्रिपुरा से मिल रहा है, मेघालय से मिल रहा है। एक कश्मीर का बंदा है, एक गुजरात का है, एक राजस्थान का है। तो फिर आपको जो यहाँ छोटी भीड़ थी वो भीड़ और बड़ी हो जाती है। करेक्ट। तो वही सिचुएशन आपके साथ में होती है, लेकिन आप डील कर चुके हो तो उस सिचुएशन से, तो आपको पता होता है कि अब मुझे इस भीड़ में नहीं खोना है, मुझे ये अपना टारगेट है, मुझे इसको आगे बढ़ना है। तो सर एनआईटी श्रीनगर का तो आपको चैलेंज सबको ही पता है कि वहाँ पे कई बार डिसरप्ट होते रहते हैं। जैसे बीच में कई केस हुए थे 2016 में वर्ल्ड कप में, जब इंडिया हार गई थी, तो उस समय पे थोड़ा सा विवाद हुआ था। और 2017 के समथिंग में बुरहान वानी वाला जो केस हुआ था। तो सर चैलेंजेस तो एनआईटी श्रीनगर में काफ़ी सारे थे, लेकिन मज़ा बहुत आया सर। कॉलेज का मज़ा जो होता है वो हमने पूरा लिया। अब डिफिकल्टीज को याद करने के अलावा मेरे दिमाग में सर उसकी मज़ेदार यादें ज़्यादा हैं। तो डिफिकल्टीज तो सर ये होती हैं कि वहाँ पे खाना राजस्थानी को मेरे हिसाब से सूट ही नहीं करता था किसी को, सबका वेट यही था 55-60, 55-60। तो ये सब चैलेंजेस तो सर रहते हैं। बाकी कॉलेज का तो सर मज़ेदार ही अनुभव रहा, अच्छा लगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई बाहर भीतर, कॉलेज बंद भी हुआ, वो सब चलती रहती हैं सर, वो लाइफ का पार्ट है। आप सीखते हो हर चीज़ से। मैंने वहाँ पे बहुत सारा सीखा। आप एक यहाँ पे गांव में रहते हो, आपकी नैरो माइंडेड सोच होती है, आप लोगों के बीच में उनका कल्चर समझते हो, लोगों के बीच में बैठते हो, उनका कल्चर समझते हो, फिर आपको लगता है
कि यार ये तो ठीक है, नॉर्मल है, उसका कल्चर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो आपका जो रवैया होता है सामने वाले के प्रति, उसमें जो गुस्सा होता है या फिर जो इमेच्योरिटी होती है, वो आप भूल करके और सबके कल्चर को रेस्पेक्ट करने लगते हो, सबको समझने लगते हो। तो मैंने तो NIT श्रीनगर में सर मिनी इंडिया की तरह जिया है वहाँ पे। बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे सफर रहा था, बहुत अच्छा रहा। प्रिपरेशन के लिए सर वहाँ पे NIT श्रीनगर में आपकी लाइफ में कई सारे मोमेंट्स आते हैं जो आपको लगता है यार ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए। तो NIT श्रीनगर में सर मैं जब फाइनल ईयर में था, उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मेरा मन बना था। बट 2018 में जिस टाइम पे पास आउट होने वाले थे, सेम टाइम पर अपनी AN वाली वैकेंसीज बिल्कुल आगे आई गई थी। हम जून में हमारा एग्जाम हो गए थे, जुलाई में हमें पास आउट होकर के निकलना था और मार्च में इसके फॉर्म भरे गए थे बिल्कुल सर। भरे गए। तो सर एक तो ये दिमाग में दोनों उथल पुथल चल रही थी कि यार अपने को जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में और अपना कोर ये है, अपने पढ़ा ये है, अपने को आता है समझ में, अपने को करना ये था। तो ये उथल पुथल सर मेरे दिमाग में चल रही थी कॉलेज के टाइम पे ही। तो मैंने प्रिपरेशन में उसी की कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये चीजें मेरी स्ट्रांग थी क्योंकि मैं पढ़ता था, पेपर देता था, मुझे समझ में आती थी। और फिर उस टाइम पे जो साथ के जो सीनियर्स थे, हमसे पहले थे, जैसे हम 6 में थे, तो किसी का PSUs में हो रहा है, किसी का गेट में अच्छा रैंक आ रहा है, तो उसको देख के जो वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट मिलती थी, उसको देख के भी लगता था कि यार ये तो फोड़ना चाहिए बॉस, इतना बड़ा पैकेज है, ये PSU में जा रहा है बंदा। तो वो भी थोड़ा सा रहता था कि यार इधर जाना है। फिर वो लास्ट वाली स्टेज जो आती है सर, आप गांव को देखते हो, घर को देखते हो, तो आपको लगता है कि यार राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब करनी है जॉब की वैल्यू सर, वो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं चीजें। तो फिर मैंने राजस्थान पे फोकस किया, तो फिर भी 2 चीजें मेरे बच गई कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अपना कोर। तो उस टाइम पे सर पहली बार ही हमारा प्री जो है जो सितंबर में सेट हुआ था। तो उस टाइम पे अपन ने सोचा था कि अपन पेपर देंगे प्री का और फिर देखते हैं क्या करना है अपने को, प्री तो अपन निकाल लेंगे फिर देखते हैं। तो उसी टाइम पे AN के टाइम पे ही, सेम टाइम पे 1-2 महीने आगे पीछे और राजस्थान RAS का एग्जाम था। तो मेरी प्रिपरेशन उधर भी चल रही थी, ये मुझे आता था सिविल इंजीनियरिंग, तो ये मुझे देना ही था। दोनों में एक सब्जेक्ट कॉमन था सर, जो पेपर है वो नॉन टेक होना था। वो मुझे पता था कि इसको पढ़ूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, सिविल इंजीनियरिंग मुझे आता है तो मैं इसको क्रैक कर लूँगा प्री को। फिर उसके बाद में एक बार थोड़ा सा देखते हैं, अपन प्रिपरेशन करते हैं। मेरे सर उस टाइम पे घटना ये हुई कि मेरा सितंबर की बजाय एग्जाम जो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में शिफ्ट हो गया प्री। मैं उधर तैयारी करने लग गया था, इसको छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी करने लग गया था अपनी सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ करके। लेकिन फिर जब ये हुआ तो वापस से अपन ने सोचा कि यार एक बार तो निकालने का मौका मिलना चाहिए अपने को, अपन निकाल सकते हैं। और आप सेम ब्रिगेड पे इधर जाते हैं, 5400 पे उधर जाते हैं, एक क्लास ऑफिसर बनते हैं, एक क्लास ऑफिसर इधर भी है, 5400 पे ग्रेड उधर भी है, 5400 पे ग्रेड उधर भी है। मान सम्मान जो अपने को गाँव में चाहिए, नौकरी चाहिए, सारी चीजें आपको पूरा कर रहा है और आपका कोर ब्रांच है। तो मेरा वहां से फोकस वापस से सिविल इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट किया मैंने आप कि मुझे यही करना है। तो मैंने सितंबर के बाद और समय लिया थोड़ा सा अपने को कंफर्म करने के लिए। मैं वापस पलटना नहीं चाहता था सर इस चीज से। तो मैंने अक्टूबर में जा करके और अपना इंजीनियर्स अकेडमी ज्वाइन किया था। आधे अक्टूबर के समथिंग मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे तो उस टाइम तो प्री कम मेंस की ज्यादा आप तैयारी ज्यादा कर रहे यही चल रहा था सर। तो एक मुझे मेरा मित्र था जो आप इंटरव्यू भी आपके पास पॉडकास्ट आपके साथ में हुआ है उसका, तो उसने मुझे कहा था कि तू इधर आ जा, ये इंस्टीट्यूट में ये चीजें उसने मुझे बताई थी। तो सर उस टाइम पे कोचिंग की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप किसी भी क्लास में बैठ रहे हो, आपको कोई मना नहीं करने वाला। आप जहाँ पे जाके बैठ रहे हो, जो पढ़ना है वो रेंचो वाली बात हो रही थी सर। 3 इडियट्स बताना सर, हाँ। सब जगह ज्ञान बट रहा है, कहीं पर भी लो। यही सर मैंने उस टाइम पे पूरा फायदा उठाया इस चीज का। तो मेरे जो सब्जेक्ट वीक थे इंजीनियरिंग के टाइम पे, मैंने सिर्फ उनको प्री में किया, प्री में निकाल लेता, फिर भी मैंने किया कि चलो अपन करते हैं इसको। तो अपन ने सर प्री उस टाइम पे इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट अपन ने गेन किए। उस टाइम पे जो क्लास मिल जाती थी, पता चला वहां पे चल रही है, राजेश सर बैठते थे नीचे, उससे पूछ करके और मैं घुस जाता था कि आज तो इसमें पढ़ लेते। तो मैंने सुबह से शाम तक भी क्लास है कई बार लिए कि यार 2-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टील हो गया सर, कई बार नहीं बैठता है वो। तो कोचिंग क्या करता है सर, आपको स्पेसिफिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो उससे आपको एक दिशा मिल जाती है कि आपको ये प्रिपेयर करना है और बाकी चीजें आप छोड़ दो। जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना स्टील का हवा, वो मुझे लगता है खत्म होता जाता है। फिर उस चीज से आप चैनलाइज्ड हो जाते हो और उस डायरेक्शन में आप मेहनत करने लगते हो। तो मुझे सर वहां से अपनी दिशा बदल के और इसमें आने का मौका मिला और फिर ये जर्नी इस तरीके से एंड हुई है जो आपके सामने। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहीं पर एक सवाल और है
कि दो बातें आपने बोल दी कि आपने इंजीनियर्स एकेडमी का बड़ा फायदा उठाया। Yes, एक sir. तो ये, और दूसरा ये कि जब प्रिपरेशन में जो चैलेंजेस आए, दोस्तों के साथ गपशप हुई, जो साथ में दोस्त निकले, इनके बारे में भी थोड़ा और बच्चों को आप बताओ, कैसे फायदा उठाया, मतलब वो तो मेरे को भी जानना है। Yes. और हम मेरी चाहते हैं हर बच्चा ऐसा फायदा उठा के आप की तरह हमारे साथ में बैठ के अगली बार बात करे और हर बच्चे का सिलेक्शन हो। सर मैंने आपको बताया मेरे पास 1 से 1.5 महीना था, तो मुझे तो अपना वो सब्जेक्ट जो वीक थे वो करने थे। तो अभी आपको सर मैंने कहा ही था कि इंजीनियर्स एकेडमी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जहां पढ़ना है, जिस क्लास में पढ़ना है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको होना चाहिए कि आपको ले सकते हो क्लास, आप कितना बैठ सकते हो। तो सर मैंने तो जितनी भी क्लास है मेरी नॉलेज में आती गई कि ये क्लास उस टाइम पे हो रही है, उस टाइम पे हो रही है, मैंने सारी की सारी क्लासें ले ली। और मेरा बेनिफिट उसमें इतना हुआ कि प्री में जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे उनको मैं भरपूर तरीके से तैयार कर पाया, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं इसमें सिर्फ निकालूंगा नहीं, फोड़ दूंगा इसको, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था। मैंने सारी क्लासेस इंजीनियर्स एकेडमी की जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे थे सबकी अटेंड कर ली थी, चाहे वो एसएससी जेई की चल रही हो, क्योंकि प्री में सेम होता है सर, एसएससी जेई हो, एईएन हो, मैंने सारी क्लासेस अटेंड की, सबका मैंने इस तरीके से। मैंने सर बीच में जब आया था तो सर अभी आप डिस्काउंट दे रहे हो या नहीं दे रहे मुझे नहीं पता, एनआईटी श्रीनगर के नाम डिस्काउंट भी मैंने लिया था सर। एनआईटी वालों को तो। हाँ सर। तो एक बात और बताओ कि मतलब एनआईटी श्रीनगर गए, आपने कई सारे एग्जाम भी निकाले, एसएससी जेई का एग्जाम भी निकाला, आरआरबी क्या स्टेट का जेई वाला भी निकाला, आपने जयपुर मेट्रो भी निकाला था, फिर आरपीएससी एईएन भी। तो मतलब एनआईटी श्रीनगर से तो आप और भी कहीं जा सकते थे, पूरा भारत खुल गया था, नेटवर्किंग खुल गई थी, अपॉर्चुनिटीज खुल गई थी, आपसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तक के बच्चे कनेक्ट हो गए थे। फिर तो राजस्थान ही क्यों, मतलब दिमाग में क्यों आया कि यार चलो कि यार फिर राजस्थान चलते हैं और फिर वहीं से वापस से, इसके पीछे कुछ है या डेस्टिनी है अपने आप में? सर वो बचपन से जो कहानी स्टार्ट होती है वहीं पे आके खत्म होती है। आप शुरू में ही जब देखते हो, किसी को भी देखते हो, तो जो आपको गवर्नमेंट सर्वेंट की जो रेस्पेक्ट होती दिखती है, आपको जो इज्जत चाहिए वो गांव में चाहिए सर। अभी मैं जाके तमिलनाडु अगर चला जाता तो मेरे को कोई नहीं गांव में जानने वाला था कि एएन साहब भी हैं, मैं महीने साल में एक बार ही आ रहा होता, या फिर 6 महीने में एक बार ही आ रहा होता, फैमिली वहीं शिफ्ट हो जाती। तो वो सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हो कि यार आप यहाँ पे रहोगे, कम पैसा कमाओगे, कोई इशू नहीं है, आप लोगों के बचपन के अपने जो- लोगों के बीच में रहोगे, आपको जो इज्जत मिलनी है वो अपने लोगों के बीच में मिलनी चाहिए वो सर। और माँ बाप को भी ये लगता है उनके पास में भी रहेंगे, और जो उनने जो अपनी जिंदगी में हमें समर्पित किया है वो आप उनको, यही मुझे लगता है कि आप उनको इज्जत बढ़ा करके गांव में एक जो आप इज्जत उनको प्रदान करवा रहे हैं उसके मार्फत आप उसको शायद एक तरीके से पे ऑफ कर। मतलब बचपन के जो हमारे डॉट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो एज ए ड्रीम हमने जो डॉट्स बनाए थे, उसको ब्यूटीफुल पिक्चर बनाने का जो ये सपना था वो अल्टीमेटली साकार हुआ। बहुत ही बढ़िया। अभी आप पीएचडी में कार्यरत हैं, तो पीएचडी क्यों? कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है, सर व्हाई नॉट डब्ल्यूआरडी, व्हाई नॉट, मतलब इसमें क्या मतलब आप देखते हैं पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पीएचडी, या मतलब कुछ थोड़ा सा आप बच्चों को इसके बारे में बता पाए तो। कल मैं एक सेशन कर रहा था स्टूडेंट के साथ में जी। क्लास में, तो मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया है, अच्छा। पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, डब्ल्यूआरडी, तीन का ही पूछा था उन्होंने। हाँ। पीआरडी भी है अभी डिपार्टमेंट उसमें जुड़ा हुआ है, बाकी ऐसे डीएलबी भी अलग से पेपर होता है, जेवीएनएल भी है अगर किसी के पास बिल्कुल। प्रैक्टिकल। तो सर मेरा उन बच्चों से ये क्वेश्चन है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है। मुझे तो लगता है सर डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, सब में सेम पे ग्रेड है, आपको सेम तरीके की चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है अलग से मिलने वाला है। लोगों को लगता है कि आई कार्ड बोलते हैं ना, आई कार्ड सबका चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सबका चलेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उससे गुस्सा नहीं करना, 35 रुपए का टोल आप कटवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है सर। पीडब्ल्यूडी का इसलिए सर गांव में रहता है, सब लोग जानते हैं पुराना डिपार्टमेंट है, लोगों को लगता है कि पीडब्ल्यूडी है सर, वो जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 कोर ब्रांच है, तो सारी ब्रांचें मैकेनिकल और इनसे ही निकल के बनी हुई हैं। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी से निकल के बने। सब लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, इस वजह से लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा एडमायर करते हैं। दूसरा लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि इसमें पब्लिक डीलिंग है, पीएचडी में, डब्ल्यूआरडी में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, वहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं, अपनी इंदिरा गांधी नहर है उसमें ये हो जाता है, नहरबंदियां करवानी पड़ती हैं, ये सब है। तो सर जीवन तो चैलेंजों से भरा हुआ है सर। बिल्कुल। और पब्लिक डीलिंग है, आप सर पब्लिक डीलिंग तो आप घर में भी तो पब्लिक डीलिंग ही कर रहे हैं ना, वो भी तो डीलिंग ही है। अपन सबको मैनेज लेके एक साथ में चलना होता है। मेरी तो शादी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की शादी हुई है वो वाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं, माँ बाप को भी, भाई बहनों से भी ज्यादा मुश्किल है, वो भी तो सर अपन करते ही हैं। रिलेशंस भी मेंटेन करना है, वही सर पब्लिक रिलेशन है, वही तो करते हैं सर अपन। हमारा काम ही है सर, हम इंजीनियरिंग के साथ साथ में और कई आयामों के साथ में चलते हैं हम,
कि हम एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और पीआर एचआर वो भी करते हैं हम, और जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग है उसको भी अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली। बच्चे जो तैयारी करते हैं यार, एक सवाल हो रहा है कि प्री और मेंस का माहौल चल रहा है, प्री का एग्जाम तो भी हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेंस के लिए बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, मतलब प्री को कनेक्ट करके अलग से, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं। और बच्चों को स्पेशली फोबिया है हिंदी का, सोशल एस्पेक्ट का, जबकि आप मेरे को बैक ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि उन सब में तो बल्कि अच्छे स्कोर किया जा सकता है, और हम बच्चों को बताते भी हैं, लेकिन वो आप ही की जुबानी भी सुनना चाहते हैं और आपके एक्सपीरियंस भी वो सुनना चाहते हैं अबाउट द मेंस स्ट्रेटेजी, हाउ टू अपीयर इन एग्जाम, हाउ टू राइट इन एग्जाम, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन जिससे मैक्सिमम मार्क्स मिले। मेंस के बारे में कुछ आप बच्चों को बताएं। ये सर अपन 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड करेंगे। बिल्कुल प्री अभी जा चुका है, उसका अपन फिर भी बात नहीं करेंगे। मेंस है और इंटरव्यू अभी है। बिल्कुल। तो अभी शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मेंस पे रखते हैं। देखिए सर, इंटरव्यू अब किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो सेकेंडरी चीज है। जब तक आप मेंस में अच्छा नहीं करेंगे, इंटरव्यू में आप 72 में से 72 लेके आएंगे तब भी कोई नहीं होने वाला हाँ, आपका। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको 40% ओवरऑल लेके आना है, वो क्राइटेरिया आपको पार करना है। हिंदी और सोशल एस्पेक्ट में आपको 35% चाहिए, ओवरऑल आपको 40% चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो। बिल्कुल। पहला ये सबके लिए क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया आप पार नहीं करेंगे तो आपका यहीं से सफर खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। जिस तरीके से आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है सर, अभी किसी में 6 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं 40% पे, किसी में इंटरव्यू के लिए 1.25 कोई क्वालिफाई किया है, तो मुझे लगता है मेंस पे भी फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है। इंटरव्यू सर ऐसे भी अपने हाथ में नहीं रहती हैं, कई सारी चीज़ें अपन उस टाइम पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं हो पाता है। अभी मेंस जो अपना प्राइम फोकस है वो होना चाहिए। तो उसको मैं 4 पेपर के अकॉर्डिंग 4 सेगमेंट में मेंस को ही डिवाइड करके बात करूंगा। इंटरव्यू पे तो सर अपन फिर कभी चर्चा कर सकते हैं, अभी मेंस स्पेसिफिक में करना चाहता हूँ। तो मेंस में सब 4 पेपर हैं, हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2। करेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, उनका भी सेम ही ट्रेंड है, उनका भी यही है, हिंदी और सोशल सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दोनों पेपर वो अलग से हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर पहला पेपर जो हिंदी का होता है और सोशल एस्पेक्ट का होता है, उसका हौबा हमारे टाइम पे भी था, लेकिन आपने सबकी, मेरी भी कॉपी मिल जाएगी आपको, और 1-2 मेरे साथ के जो साथी यही से उनकी भी सर कॉपी आपको अवेलेबल करवा दूँ। ये दोनों सब्जेक्ट सर ऐसे हैं जिनमें आपको, अगर आपने ठीक से लिखा है तो आपकी उम्मीद से बेहतर मार्क्स मिलने की संभावना है। हमारे समय पे ये हुआ था। अब अगर आपकी किस्मत अगर ठीक नहीं रहती है, आरपीएससी अगर अपने कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाती है या चेकिंग का कुछ तरीका बदलती है, तो हो सकता है आपको टफ रहे। तो आपको वो अपने दिमाग में ये चीज इस बार रखनी पड़ेगी सर कि आरपीएससी थोड़ा अपना ट्रेंड बदल रही है। तो आप हमारे पेपर के आकलन के आधार पर सिर्फ एक विषय वस्तु को इस तरीके से निर्धारित नहीं कर लें कि ये सब्जेक्ट इस तरीके से। आपको जितनी सूचनाएं मिल रही हैं, उतनी सूचनाओं के साथ में आपका कंपटीशन भी बिल्डअप होता जा रहा है। तो आपको इस टाइम पे दुगनी मेहनत की जरूरत है। आपका अगर सही से पेपर हिंदी और सोशल एस्पेक्ट का हो गया, 35 मार्क्स आ गए, तभी आपकी कॉपी आगे एवेल्युएट होंगी, क्योंकि उसमें तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जो 150 भी ला सकता है, दोनों सब्जेक्ट में 150 भी ला सकता है, ऐसा हो जाता है सर। और कई स्टूडेंट के साथ में पिछली बार हुआ है 34, 33 और 32। तो कोई भी इसको हल्के में नहीं ले, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट। हमारी कॉपी जी चेक हुई थी, हमने मतलब ठीक हुई थी। इजी तो क्या सर, बंदों ने मेहनत भी करी थी, मार्क्स अच्छे आए। अगर 70 नंबर आ रहे हैं तो कोई ज्यादा मार्क्स नहीं है, 70% तो सर इतने तो आ ही जाते हैं, सबके ही आ जाते हैं। तो हमारा ठीक ठाक हुआ था, 65, 70, 50, 40 सब तरीके के लोगों के आए थे नंबर, जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी की है। 70 से ऊपर 71, 72 तक भी मैंने लोगों के नंबर देखे हैं। तो इजी है, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है सर, बिल्कुल भी। बिल्कुल। सबसे बड़ा हिंदी का अपन डिस्कस करते हैं, हिंदी का होवा रहता है सर जो इंग्लिश मीडियम से आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में। कल जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से पढ़ के जा रहा है उसको तो एनआईटी में जाके दिक्कत हो रही है, हाँ, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहा है उसको यहाँ हिंदी में दिक्कत हो रही सर है। मैं कहना नहीं चाहता ये पॉडकास्ट में, बट सर हम खच्चर बन जाते हैं हाँ, कि हम जाते हैं हिंदी से, फिर इंग्लिश में चले जाते हैं, फिर इंग्लिश से फिर हिंदी में आते हैं। तो हमारा क्या है कि बीच में रह जाते हैं हम, ना इधर के बसते हैं ना उधर के बसते हैं। एग्जैक्टली। ये सिचुएशन सबके साथ में होती है ये सर, सिस्टम हिंदी जैसा मीडियम भी है, वालों लेकिन अब उसी के साथ अपन को हम चलना है। सैंडविच बन के रह जाते हैं सर इन दोनों लेकिन subjects के अपन बीच। अपनी ये स्थिति नहीं है कि अपन इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव कर Yes, sir. सकें। नहीं, अपन मैनेज कर लेते हैं सर। इंजीनियर से ये 4 बजे उठ के 9 बजे क्लास से जा सकते हैं, कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे सही बात पूरा है। विश्वास है कि ये कर हाँ, लेंगे नहीं, सर। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हिंदी वाला जो पेपर है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ओवर रहता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा।
और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होगा रहता है कि यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मेरे साथ ये इशू हो गया, सोशल एस्पेक्ट में मेरा क्या होगा। मैं दोनों को पार्ट बाई एक साथ में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, फिर अपन सिविल इंजीनियरिंग 1 और 2 पे आगे चलेंगे। बिल्कुल। तो हिंदी वाला पेपर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 2 पार्ट में ऐसे 30 नंबर का अपना ग्रामर है, 20 नंबर का अपना ऐसे है निबंध लेखन, उसको मैं 50 नंबर को एक साथ ही रखता हूँ। ठीक है, उसको मैं अलग से नहीं लेता हूँ। ठीक है। उसमें भाग ए, बे और से आते हैं। 30 नंबर का सर ग्रामर होता है, 50 नंबर का फिर उसमें एक पद आता है जिसको सॉर्ट करना होता है, उसके 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हमारे टाइम में पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा एक लेटर लिखना था, एक कार्यालय पत्र था, एक ज्ञापन शायद मेरे हिसाब से था, वही है सब। 5 क्वेश्चंस इस तरीके से अपने डिवाइड किए होते। लास्ट में एक निबंध था 20 नंबर का। तो 30, 50, 20। तो मैं इस 50 को एक साथ ही रख के बात करूंगा सर, कंफ्यूज नहीं हो स्टूडेंट। 30 को मैं एक साथ ही ग्रामर और जो निबंध है उसको एक साथ ही रखूंगा, और 50 नंबर का जो बीच का पोर्शन है उसको एक साथ ही रखूंगा। करेक्ट। तो पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपन बात करते हैं। हिंदी मीडियम तो ज्यादा हल्के में लेते हैं, उन लोगों के साथ धोखा होता है क्योंकि वो हल्के में लेते हैं उस सब्जेक्ट को। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 30 नंबर में से आप ये तय कर लें कि आपको कैसे भी करके आप इजीली, ज्यादा भी आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि उसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो चाहे आपको लगता है कि ज्यादा अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रामर है उनको भी उतनी आ रही है जितनी आपको आ रही है। उनको कुछ अलग से नहीं आता है। जो आपने 10 तक पढ़ी है उनने वही पढ़ी होती है। 11 12 में हमारे भी उतना ग्रामर नहीं था, खत्म कर दिया था, नया जो सिलेबस आया था उसमें नहीं था ग्रामर सर। सेम सबने ग्रामर पढ़ी होती है सर, बस ये है कि आप लोग उससे टच में नहीं रहे हो तो आपके नहीं आता है वो। और हिंदी वाले उसको शब्द को और वर्ड्स को और ऐसे देखते रहते हैं, इस वजह से उनका थोड़ा नॉलेज, उनको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। बस इतना सा इशू है, नहीं जितना आपको आता है उतना इनको आता है। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीव हो जाए, क्योंकि उसमें अगर 2 शब्द हैं सेम लिखे रहते हैं, आप बताइए सही है ये कौन सा गलत है। 2 शब्दों को अगर अलग अलग करके बताना है, हमारे में आया था सर अपथ्य और अपथ्य। अब उसको हिंदी मीडियम वाला थोड़ी जान रहा है, उसको इंग्लिश मीडियम वाला भी नहीं जान रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा सर उसके लिए। तो आप ग्रामेटिकल चीज तो ओवरऑल पढ़नी है सर। वो तो आप जो हिंदी मीडियम वाला है वो तुरम खा नहीं हो सकता उसमें, अगर वो पहले से ही पढ़ रहा होगा उसको तो उसका हो सकता है, लेकिन वो आपके लेवल पे ही है, आपसे ऊपर नहीं है वो। करेक्ट। तो 30 नंबर में से मुझे लगता है कि आप 15 नंबर भी अगर लेके आते हैं, निबंध आप ठीक ठाक लिख देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। अच्छा लिखना, उसमें लिखना होता है तो उसमें बीच बीच में कोटेशंस डालिए, हाईलाइट्स कीजिए, ये सब चीजें मैं क्लासरूम में बता के आया स्टूडेंट्स को कि मैंने 40 से 50 जो अपने पद थे वो लिख लिए थे। किसी कोई महान पुरुष है उसका कोट हो गया, कोई दोहा है किसी का वो कोट हो गया। कुछ सेगमेंट फिक्स होते हैं अपने कि यहाँ से ये चीजें आ सकती हैं। अपने जो ज्वलंत मुद्दे इस टाइम पे चल रहे हैं, पर्यावरण का हो गया, प्रदूषण का हो गया, धार में बारिश हो रही है, इस तरीके के मुद्दे अपने दिमाग में रहते हैं। बैक ऑफ द एंड पाकिस्तान से रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, आतंकवाद को किस तरीके से देखते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको सर क्लास में भी कराते हैं। बिल्कुल। गंभीर बधिरा सर हमें पढ़ा रहे थे, वही अभी भी वो सर तोता बना देते हैं कि मैं तोता बना दूंगा, इस तरीके से उनका होता है। गंभीर सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन राजस्थान ऑफ हिंदी। यस सर। एंड आपके बैच में भी सारे बैचों में उन्होंने ही पढ़ाया था। हाँ सर। और 72 मार्क्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है। हाँ सर, मैं वही डिस्कस कर रहा था आपसे। अभी भी सारे बैचों में सर ही अभी तो वो सर मैं पद के कुछ लिख लिए थे मैंने 50 के समथिंग में, उनको सर मैं वहां भी सेट करता था। और एक एक्सप्लेन एक आता था बीच में, जो 50 नंबर का पोर्शन है उसमें एक छोटी पंक्ति आती है, उसको एक्सपेंड करना होता है। करेक्ट। उसमें भी मैं उसको बीच बीच में 1-2 लाइन डालता था। तो इसके लिए मैंने 50 के समथिंग पद लिखे हुए थे। या कोई बढ़िया गद्य था 3 लाइन का 2 लाइन का, तो कोटेशन के तौर पे यूज करना है तो वो लिखा हुआ था। तो मैं इसको बीच बीच में कोट करता था और पेन से अंडरलाइन करता था। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रंग बिरंगे पेन लेते हैं, एज इंजीनियर मुझे वो सूटेबल नहीं होता है, और मेरी स्पीड थोड़ी एग्जाम में स्लो है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेन से वो काम कर दूं। टीचर भी समझता है कि एग्जाम में ये सब चीजें इसी तरीके से मैनेज होती है। तो मेरा तो यही था सर, एक पेन से मैं हाईलाइट कर देता था उसको। अगर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, कोई स्पेसिफिक चीज है तो उनको मैं डालता था सर। मैंने 50 उनको जिस तरीके से अपन टेक्निकल के लिए रखते हैं, जो फॉर्मूला जब अपन भूल जाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने एक पेज बनाए हुए थे, 4 से 5 पेज से, उनको सामने रखता था। सुबह अपना जो भी काम होता था उसके बाद में फिर जो चाय पीने का टाइम होता है या जो भी होता है, उसको पेपर को हाथ में लिया और उनको एक बार दिमाग में
अपने सेट करता था। Correct. उससे सर मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे पास 50 कोटेशन थे, तो मैं जहां भी डालना चाहूँ वहां पे डाल सकता हूँ। कुछ बदीरा सर ने लिखाए थे, हमने अभी अगर नहीं लिखाए तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आप लिखवा लीजिएगा प्लीज। नहीं वो कराएंगे, हाँ, वो तो बिल्कुल कराएंगे, मैंने भी इससे ये, बढ़िया। अगर आपको खुद भी कहीं से चीजें आ रही हैं तो आप वो भी डाल लीजिए Correct. अपने पास में 4-5 पेज, और वो कई बार याद करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि आपको मेमोराइज करने से ही होगा वो सब। ऐसी चीजें जो अपनी नॉलेज में नहीं होती हैं, आप वर्ड बना सकते हैं जो अपना निबंध है उसके लिए, लेकिन ये चीजें आप याद करने से ही आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्रामर में ये अभी इंग्लिश मीडियम के लिए ही चल रहा है सर, तो 15 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं सर, कोई भी स्टूडेंट ला सकता है 15 मार्क्स 30 में से, और 10 मार्क्स आप यहाँ पे ले आइए सर, बहुत ईजी है, 10 मार्क्स आप इजीली ले आएंगे। लोगों के 13-14 भी आए निबंध में, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप 10 मार्क्स यहाँ पे ले आए, आप 25 पे पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ पास होने का फॉर्मूला है, बाकी टॉपर्स भी बन सकते हैं आप, ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई मैं कैसे 40-45 नंबरों की बात 35 कर रहे नंबर हैं। पे सर अभी अपन जा रहे हैं। फिर उसके बाद में सर एक पोर्शन होता है 10 मार्क्स का, जिसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग है। आप उसमें 8 मार्क्स भी ला सकते हैं, लोगों के 7-7 मार्क्स उसमें आए, तो 7 मार्क्स आप वहां पे लेकर आते हैं, तो सर आप 15 + 10 25 + 7 32 पे आप पहुंच गए। अभी आपके पास में 40 नंबर का कंटेंट बचा हुआ है। 40 नंबर में से पहला एक क्वेश्चन होता है सर, वो ये होता है कि आपको एक 5-6 लाइन का एक वो दिया होता है गद्य, उसमें से पहला उसका होता है 1 नंबर का शीर्षक लिखिए और 5 नंबर का उसको समराइज करके लिखिए, और 2 क्वेश्चन उसमें 2-2 नंबर के ये होते हैं कि आप इन 2 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उसको बहुत इजीली बना पाएंगे, कुछ भी बड़ा इशू नहीं है। एक क्वेश्चन उससे अलग होता है, एक छोटी पंक्ति दी होती है, उसको एक्सपेंड करना होता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। आप बातें बनाना बहुत सारे लोगों को सर आती हैं, तो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दुख जब होता है जब हम इसे ग्रांटेड लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्ट्रांगली सोच रहे हैं यार हमारा हिंदी वीक है, मेहनत कर रहे हैं और निकल जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लेते हैं ग्रांटेड, अरे हिंदी कर लेंगे, और वहीं पर वो कहानी खत्म हो जाती है। पिछली बार आपके टाइम पर एक बच्चा था जिसके 34 नंबर, वो कॉपी भी बहुत वायरल हुई थी, मतलब 34 नंबर एक बच्चे के आए, 33 भी थे लोगों के, हाँ 33 34 33.5 भी किसी के थे, हुआ है सर। और वो 1-2 नंबर, जबकि उनके टेक्निकल में और उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब हो सकता है कि वो टॉपर्स में थे, वो टॉप 10 में आते। तो ये तो हिंदी की तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी आपने बताई, मतलब ये तो बिल्कुल कि कुछ ना करें तो भी पास हो जाएंगे। हाँ, बाकी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई बार टीचर्स जो हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं सर, कई बार टीचर्स बहुत ज्यादा भी लिखाते हैं, तो उसमें से भी आपको छांटना होता है। जैसे सोशल स्टूडेंट टीचर्स बहुत ज्यादा लिखाते हैं, उनको लगता है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स टीचर्स की लिमिटेशन के कारण कई रिसोर्सेज हमारे पास कई बार कम रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन हिंदी में लिखा नहीं सकते सर। जैसे मुहावरे हो गए, उसको टीचर्स कितना लिखा पाएंगे, 50, 100, 200, लेकिन वो कितने भी हो सकते हैं। तो मुहावरे लोगों कितने, इनको आप एक बार ही उसमें से देख लीजिए, उसको वाक्य में प्रयोग सिर्फ आपको करना है, आपको उसका अर्थ नहीं बताना है। तो वाक्य में भी एक बार आप पढ़ लेंगे तो वाक्य में प्रयोग अपने दिमाग से ही करने लग जाएंगे उसको। तो ये 2 वर्डों के बीच में डिफरेंस करना होता है। ये सब चीजें आप राघव प्रकाश की हेल्प ले सकते हैं, सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। अगर हिंदी मीडियम से तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके नोट्स के बाहर आपको नहीं जाना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, जो इनफाइनाइट है, तो उनके लिए अपन उन सबको रेफर कर सकते हैं। आप सिर्फ नोट्स पे भी डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप जाएंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। राघव प्रकाश या कोई भी जो हिंदी की बुक आपको सही लगती है, मैंने वो पढ़ी थी, मैं इसलिए रेफरेंस उसका दे रहा हूँ। राघव प्रकाश सर बहुत फेमस टीचर हैं, परिष्कार इंस्टीट्यूट वो चलाते हैं, और हिंदी के जाने माने विख्यात राजस्थान के टीचरों में से हैं, और उनकी किताब भी बड़ी सॉलिड है। ये मेरी हिंदी में स्ट्रेटजी रही थी सर। सर ने वैसे तो पूरा करा दिया था, बट मैंने जहां भी प्रयास हुआ था, मैंने चाहे उसको थोड़ा बहुत ही देखा हो किताब को, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैंने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा है। करेक्ट। आपके हिंदी में नंबर कितने थे? मेरे सर 67.5। 67.5, बहुत ही बढ़िया, मतलब लगभग डबल क्वालिफाइंग से, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की, जो दूसरा पॉइंट था, उस पर भी थोड़ा आप बच्चों को कैसे क्या करें। वो 3 सेगमेंट में सर डिवाइड होता है पेपर, 100 नंबर में ही उनको करना होता है। तो पहले 20 क्वेश्चन डेढ़ के आते हैं, तो 30 नंबर का वो पोर्शन होता है। फिर 12 क्वेश्चन 2.5 का उसमें आता है, वो 30 नंबर का वो पोर्शन होता है। उसके बाद में 8 नंबर के इधर से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो 40 नंबर का सेगमेंट होता है। तो 30 और 30 60 और 40 100 का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ये किया जाता है इसमें। तो सर 1.5 जो मार्क्स है, मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी, मैंने किसी IAS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये सीखा था। उस टाइम पे देखते हैं सर, अपन भी देखते हैं, तो मैंने उनसे ये सीखा था कि जो आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसमें अपने को क्या करना है कि जो अपने पास में अवेलेबल है
जो गवर्नमेंट ने या आरपीएससी ने जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसको हाईलाइट कर लें, उसके बारे में जो वर्ड उसमें लिखा हुआ है उसके बारे में 4 लाइनें आप पढ़ लें, उसको समझ लें, उसकी डेफिनेशन क्या है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट करें, सिर्फ उनका ओवरव्यू जान लें। जैसे WTO है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी फिर अपन धीरे धीरे पूरे पे आएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी चाहिए अपने को कि अपन उसको देख लें। तो 1.5 का जो क्वेश्चन है, जो आपने शुरुआत में सिर्फ उसकी डेफिनेशंस देखी होंगी, उसके बाहर सर हमारे टाइम पे एक भी क्वेश्चन नहीं गया। दीपक सिंघल सर आपको पढ़ाते थे, है ना? Yes, sir. और विजेंद्र सर ने पढ़ाया था। Yes, sir. दीपक सिंघल सर, विजेंद्र सर की टीम थी पूरी। यस सर। वही लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी सोशल एस्पेक्ट का और अपग्रेड करके एकदम सर मुझे लगता है कि जितना उन्होंने पढ़ाया है ना वो ज्यादा ही था सर, उसके अंदर ही रहा। सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके नंबर कितने हैं सोशल कितने आए थे? सोशल में सर मेरे 61 या 62 के अराउंड कुछ है। बहुत बढ़िया। तो टेक्निकल और भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, टेक्निकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल का जो पेपर 1 और 2 होने वाला है उसके बारे में भी आप थोड़ा जनरलाइज तरीके से, ताकि वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहे, मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या तरीका, क्या वे टू सिक्योर द नॉट इवन क्वालिफाइंग टू सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स, यस उसके लिए क्या तरीका करें? सर उसको 2, 5 और 20 में डिवाइड करके अपन बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शुरू में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 नंबर के जो हैं वो आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 40, 60, 100 ये पोर्शन होता है, और 20 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होते हैं। हमसे पहले जो पेपर हुआ था उसमें सर 20 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो 7 में से 5 अटेम्प्ट करने थे। अब पूरे और हमारे टाइम पे एक पेपर में ऐसे होता है 5 में से 5 करने थे और एक पेपर में 6 में से 5 करने थे। बिल्कुल ये हुआ था सर हमारे साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है सर पेपर अटेम्प्ट के टाइम पे, कि मैं 2 से स्टार्ट करूँ, 5 से स्टार्ट करूँ या 20 से स्टार्ट करूँ। करेक्ट। ये इशू हमारे टाइम पे भी था, तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि सर 2 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे 2 नंबर के, उनको देख करके, और टीचर जो है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको एक सांचे में ढालता है कि ये बच्चा किस तरीके का है। तो वो अगर उसके सांचे में मैं सही बैठ गया तो हो सकता है मुझे वो कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देगा। 20 नंबर में धुरंधर हूं, मैं मानता हूं मैं कर लूंगा अच्छे से, लेकिन शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपने 2-2 नंबर वाले, उसमें डेफिनेशन नहीं आती है, छोटा सा फॉर्मूला भी आता है, आप 20 नंबर में कहीं अटक गए और आपको कुछ उलट पुलट हो गया तो आप 2 नंबर में कहीं गड़बड़ करके आ गए, तो आपको हो सकता है वो गलत खाके में डाल दे। तो जहां आपके लास्ट में 20 में से 20 आने थे वहां पे हो सकता है वो 17 ही दे, 16 दे, या 15 दे, या 18 दे, वो आपकी किस्मत पे ऐसे डिपेंड करता चला जाता है। तो मैंने पेपर के लिए तो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी सर कि मैं 2 नंबर के पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें ज्यादातर डेफिनेशन थी और ज्यादातर छोटे मोटे फॉर्मूलाज या फिर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन था। 5 नंबर में भी यही था सर, छोटा सा क्वेश्चन आ गया उसको एक्सटेंड कर दिया, और या फिर छोटी डेफिनेशन या दोनों के बीच में डिफरेंस, तो बीच में लाइन अपन ने डाली, दोनों को इधर उधर अपन ने खींच के डाल दिया। तो सर 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते थे वो उसको अटेम्प्ट करने का मुझे फायदा ये भी होता था कि मुझे कूल डाउन होने का टाइम मिल जाता था। जो मेरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं, जो मेरे साथ में हो रहा होता है, वो सब मैं नॉर्मल हो जाता था। और इसके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज है, सबने एक चीज पढ़ी होती है, कोचिंग सबने एक की है, क्लासरूम में सब में एक बैठे हैं, मेहनत सबने एक समान की है, लेकिन सर एक डिफरेंस जो क्रिएट कर देता है वो कर देता है टेस्ट सीरीज, कि आप कितना सीरियसली उसको दे रहे हैं। तो आप सर कोचिंग जो करा रही है उसके साथ में पढ़ते हुए चलें, उसको वर्तमान में जो चल रहा है उसको करते हुए चलें, और जब टेस्ट सीरीज हो जाए तो कोचिंग के साथ में साथ चलिए। आप जब सेक्शनल टेस्ट जब हो रहे हैं कोचिंग में, तो आप उसी की प्रिपरेशन कोचिंग अकॉर्डिंग ही कीजिए सर। उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपके पेपर में अगर 200 में से 150 आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आपका जो रिवीजन का स्ट्रेटेजी कोचिंग ने बनाया है, वो लोग बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट हैं, इसको स्टूडेंट 3 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा हम फिर अगला जो जैसे सेक्शनल वाला खत्म हो जाता है उसके बाद में फुल लेंथ वाले टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी कोचिंग को पता है कि 7 डेज में स्टूडेंट अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। पहले वो 10 दिन में रखेंगे या 7 दिन में रखेंगे, तो उनको पता है कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, फिर उसका हो सकता है वो 3 दिन में भी कर दें। और इसका बेनिफिट ये भी होता है सर, अपन एक सेटअप में फिक्स हो जाते हैं कि 9 से 12 हिंदी देना है, और 12 से फिर अगला पेपर 2 से 5 देना है, अगले दिन ये पेपर होने हैं, तो लगातार उसी तरीके से अगर पेपर होते हैं तो अपना माइंडसेट वहां भी यही रहता है। बिल्कुल। एक दिन में लोगों के हाथ थक जाते हैं, अपन दोनों से भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो अपने हाथ थक जाते हैं, क्वेश्चंस रह जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से अगर आप करके गए हैं तो आप वहाँ पे बहुत बेनिफिट लेने वाले हैं। मेरा सर 10 से ही ये रहा है कि मैंने जो टेस्ट सीरीज जो भी दी है उसको एज ए मैं जो पेपर हो रहा है वो दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने उसको अपनाया है। ये मेरी तरफ से स्ट्रेटजी रही है, और ये मुझे बेनिफिट सर यहाँ पे भी किया था। मेरे सर
जो मेंस में क्वेश्चन में जो गलती हो गई उसको जाके मैं देखता था घर पे कि क्या गलत किया है मैंने, कहाँ पे मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ। तो जैसे आरसीसी में मैंने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और उसका मैं कुछ निकल गया मेरे दिमाग से, तो मैं उसको घर पे जाके लिखता था, एक पेपर पे डालता था। उसमें मैंने 20 फार्मूले मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहे थे, तो मैंने 20 फार्मूले लिखे हुए हैं। उन 20 फार्मूले में से मैंने फिर कुछ याद कर लिए तो 5 फार्मूले लिखे हुए हैं, फिर अगले पेपर पे 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, तो एक वो कॉपी हो गई। एक मेरा जहाँ पे मैं एक फ्लो अपना बिगड़ जाता था मेरा, तो मैंने उसको एक कॉपी एक पेज पे डाल लिया कि मेरे को इस फ्लो में क्वेश्चन में चलना होता है। और 20 नंबर में मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं उसको 10 या 20 सेकंड एनालिसिस करता था, कई कई बार 30 सेकंड भी करता था। लेकिन वो 30 सेकंड मेरा कम से कम 5 से 10 मिनट कई क्वेश्चंस में बचाने लग गया था, क्योंकि एक बार आप कहीं पे काट देते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है, और पर कटी हुई कॉपी देख करके एग्जामिनर भी आपको समझता है कि यार इसमें दम नहीं है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अपने को ये चीज़ है जो स्किप करते हुए साफ चलनी सुंदर सा लिखना है, Yes, अच्छा sir. लिखना है, पहले 1.5 मार्क्स पहले 2 मार्क्स वालों से इमेज क्रिएट हो जाती है। है। यस सर। और फिर आप 20 नंबर पे जब जा रहे हैं तो थोड़ा 30 सेकंड 10 सेकंड ही सोच लें हाँ, कि मैं इस कहाँ फ्लो में से लिखूंगा चालू इसको। करना है लिखना। अगर उसमें थ्योरेटिकल भी है तो उसको देख लें कि ये पॉइंट में डालूंगा, सिर्फ पॉइंट्स देख लें, उसके बीच में क्या लिखना है आपको, वो अपने आप चीजें बन जाती हैं। करेक्ट। यही आप सोशल एस्पेक्ट में भी देखें, आपके पास में ग्लोबलाइजेशन आ गया तो आप उसमें सोच लें कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा, चाहे आप पीछे लिख लें, एक बार दिमाग से स्किप नहीं हो जाए, इसलिए रफ पे एक बार 10 पॉइंट लिख लें कि मैं ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा। उन पॉइंट्स के बीच में आप 100% आपके जो दिमाग में उस टाइम पे आएगा वो बेस्ट ही आएगा, क्योंकि आपने इतनी टेस्ट सीरीज दी हुई है, आप बेस्ट लिखेंगे मेंस में जाकर के, कोई इशू नहीं होने जो वाला। यहाँ टेस्ट होते थे आपने वो सारे टेस्ट दिए थे? मैंने सर सारे टेस्ट दिए थे और मुझे वो बेनिफिशियल भी रहे, बहुत सारे मैंने सारा टेस्ट टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हाँ बच्चों सर, को मुझे ये लगता है कि टेस्ट ही इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन तो सर हम जो अपने जो कन्वेंशनली होता है कॉलेज में वो भी करते हैं, सेम ही तो है। एक तो कोचिंग ने आपने आपको फिक्स कंटेंट प्रोवाइड कर दिया कि आप इस डायरेक्शन में देखिए, जैसे घोड़े के अपन लगा देते हैं ना साइड में, वो वाला हो जाता है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, तो आपको एक चैनलाइज्ड फ्लो मिल गया कि आप इस डायरेक्शन में जाना है अपने को। उसके बाद अगला स्टेप आपका आ जाता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। तो सर वो एनर्जी आप टेस्ट पे अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपको दिखेगा मेंस के एग्जाम में। और इसी कंटिन्यूशन में लास्ट स्टेज सिलेक्शन की आती है इंटरव्यू, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंटरव्यू में बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू का मार्क्स का क्या वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है, तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और इंटरव्यू का भी अपने एक फोबिया रहता है, उसके बारे में भी कुछ आप अपने, और आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताओ। सर इंटरव्यू मुझे शुरू से ही लगता था कि इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू भारी चीज होती है हम लोगों के लिए। अभी मैं बैठ के बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी हर समय से तो ऐसी आदत नहीं थी सर। बिल्कुल। ये चीजें स्टूडेंट सबके साथ में फेस करी होती हैं। हमने कॉलेज में भी कई बार प्रेजेंटेशन देते हैं, अपन कुछ काम करते हैं तो अपने हाथ कांप रहे होते हैं, पैर कांप रहे होते हैं, स्टेज पे जब चढ़ते हैं अपन, और सेम सिचुएशन 3 लोग आपके सामने बैठे हैं और आपकी तरफ कभी ऐसे देख रहे हैं कि जैसे क्या यार क्या ही पूछ लेंगे, क्या कर लेंगे, सपाट चेहरा है। अभी सर आप हंस के बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी आप मुझे डांट देंगे तो मेरे अंदर से भाव बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो वो वाली सिचुएशन सर उसमें रहती है। तो अपन उस बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें अपने को इन सब चीजों की आदत नहीं होती है, इन जनरल अपने को आदत नहीं होती है। तो जो आपने यहाँ पे मॉक दिए थे मेंस के लिए, वही मॉक आपको वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। मैं तो सर स्ट्रेटजी मैंने ये अपनाई थी, यहाँ पे मॉक स्टार्ट होने से पहले मैं और दोस्त मेरे जो हैं वो बैठते थे साथ में, तो मेरे को जो आ रहा है, मेरा सर एक्सेंट में भरतपुर से हूँ तो वो झलकता है, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं उस एक्सेंट को थोड़ा सा दबा पाऊँ, और जो मेरा बोलने का फ्लो है, मैं वर्ड्स की पिच है उसको एक सेम लहजे में रख पाऊँ। कई बार नीचे हो जाती है, कई बार अपन पॉज ले लेते हैं, तो ये चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो पहले मैंने खुद के साथ में बैठना स्टार्ट किया था, अपने दोस्त के साथ में बैठता था, फिर उससे पूछना स्टार्ट किया था कि भैया किस तरीके से मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, तो वो आपको बेहतर बता पाता है। फिर आप सामने जो अपने मॉक देते हैं तो टीचर साहब के कोचिंग वाले बैठते हैं, वो आपको समझाते हैं। आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो जा करके देखते हैं कि किस तरीके से मेरे हाव भाव हैं। तो मेरे शुरू में हाथ रखे हैं तो अपनी आदत होती है कि सर अपना हाथ चला के बात करते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा वो होता था और मेरा माइंड कन्फाइंड टाइप का हो जाता था। तो मैंने उसको देखा वीडियोज में, फिर मेरे समझ में आया कि मुझे हाथ हिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा फिर फ्लो नहीं बनेगा। तो मैंने वो इम्प्रूवमेंट किया, खुद की भाषा में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी जितना भी हो पाया सर, क्योंकि वो लहजा अपना रहता ही है। आपने कितने मॉक दिए थे इंजीनियर्स अकेडमी में? मैंने सर 3 मॉक यहाँ पे दिए थे। अच्छा, और बड़ा मुझे ही। बेनिफिशियल भी रहे, मेरे पास वीडियोज अभी भी हैं सर। हाँ। और मुझे ये लगता है कि मॉक पे ज़्यादा आप ये मॉक करने के अलावा इंटरव्यू पे आप ऐसे रहें कि इंटरव्यू को आप छोड़ के चले,
अभी अपना फोकस है सर मेंस। मेंस। मेंस में अगर आपने बेहतर किया है तो आप इंटरव्यू की तरफ झांकने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इधर ही इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अगर आप थोड़े मार्क्स भी लेके आते हैं तो आप कई लोगों से ऊपर चले जाते हैं। प्रैक्टिस वहाँ पे भी सर इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपन देखते हैं अपने वीडियोस, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मतलब इस पूरी कहानी में यदि आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, तरीके, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस, सिलेक्शन का एक्सपीरियंस बताया, और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो जो एस्पिरेंट हैं, नॉट इवन स्पेशली, अपन बात तो कर ही रहे हैं आरपीएससी एएन की, लेकिन अलग अलग स्टेट में भी पीएससी की वैकेंसी आती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूपी पीएससी एई का मेंस का एग्जाम हुआ है सितंबर में, बिहार में भी आती है, और अदर अदर स्टेट्स में अभी फिलहाल ही गुजरात में पीएससी की वैकेंसी आई है। तो ओवरऑल यदि नट शेल में देखें तो यदि आप पॉइंटर्स ऐसे कुछ बताना चाहें कि दीज आर द स्ट्रेटेजिक टिप्स, या ये वो सिलेक्शन के पॉइंट जिन बातों का ध्यान रखना है, तो आपके सिलेक्शन को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, एस्पिरेंट्स को आप वो क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने को उस चीज को ऊपर ही लेके जाना है। अब यहाँ से नीचे सर हम कहाँ जा सकते हैं? या तो किसी के माँ बाप खेती कर रहे हैं, या किसी के माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, या कोई छोटी मोटी कोई टीचर है, कोई ऐसी नौकरियां कर रहे हैं। तो आप एक पहले होंगे जो एक गजेटेड ऑफिसर बने। तो सबसे बड़ा ट्रिगर मूवमेंट तो ये होता है जीवन का आपके, कि आप पूरी जनरेशन एक बदल सकते हैं। अपने परिवार के 2 से 3 जनरेशन आप बदल सकते हैं। आपके बच्चे, आपके माँ बाप भी, इवन जिनके माँ बाप किसान हैं, जैसे मेरे माँ बाप किसान हैं, तो उन लोगों के नाम भी आपसे जुड़ जाते हैं कि यार फलां इन साहब के पिताजी। आप एक्शन बनेंगे तो फलां एक्शन साहब के पिताजी। सर यहाँ से ट्रिगर एक तो स्टार्ट होता है कि अपने को पढ़ाई करनी है। देखो सर, अल्टीमेट ये सब मोटिवेशन हट जाता है, दूसरे का लिया हुआ मोटिवेशन सब हट जाता है, खुद का जो सेल्फ मोटिवेशन है वो काम में वो ही आता है। परमानेंट तो रहे। सर ये जो मेरे अंदर में ये चीज आ गई ना कि यार अपने को ये काम बॉस करना है। हाँ, तो जब भी थके हुए महसूस करें, आप अपने परिवार को, घर अपने वालों को, माँ बाप की आंखों में देखें Yes, sir, मुझे कि ये यार वो अभी तक नहीं थके तो हम कैसे थक बस सकते हैं। सर, अपने जब पढ़ाई कर रहे होते हैं घर से, कितना सा 8,000 का 7,000 का पीजी लिया होता है, 10,000 रुपये घर से आ रहे होते हैं। स्टूडेंट की ऐसी हालत खराब होती है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी खराब होती हैं कि ठीक है, कपड़े ही नहीं लिए काफ़ी समय से, जो चल रहा है जो ही चल रहा है, जो पहन लिया जो ठीक है, नहाए तो नहाए, खाना खाया तो खाया, क्योंकि मेंस में कई बार टाइम कम मिलता है। तो सर उन सब सिचुएशंस को देख के, घर की परिस्थितियों को देखते हुए, और जो आपने ड्रीम्स देखे हैं कि भाई सरकारी नौकरी में आने के बाद में इज्जत होने वाली है, उसको मोटिवेशन बनाए। मैं जो बता रहा हूँ उन ये चीजों तो से हमेशा मोटिवेटेड रहेगी। मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको खुद से मोटिवेशन आएगा। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप पढ़ाई भी करेंगे, और सेल्फ मोटिवेशन से ही सर पढ़ाई होती है। मुझे नहीं लगता जो बाहर से जो मोटिवेशन आता है उससे पढ़ाई होती है। तो सर मोटिवेशन का मेरा बताने का यही है कि आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अपना शेड्यूल सेट करें, अपने जो एबिलिटीज हैं उनको पहचानें कि मैं इसमें सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स को बेहतर करने का प्रयास करें। एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाएं कि इस एग्जाम की नीड ये है। आरपीएससी एएन की नीड अलग है, एसएससी जेईएन की अलग है, और अपने जो जेईएन के एस्पिरेंट्स हैं उनकी नीड अलग है। उस नीड को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। मेरे पास सर ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है, मैं पीएचडी हो सकता हूँ, जब तक मैं उसको, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर सही टिक नहीं करूंगा तो मेरा वो ज्ञान निरर्थक है। सेम अगर मैं कन्वेंशनल सॉल्व कर रहा हूँ, अगर 20 नंबर में मैं उसको नहीं उतार पाया तो स्टूडेंट को जो जाना होता है वो कॉपी के मार्फत, और जो चेकर है उसके पास जाना होता है। वो तो सर मेरा पीएचडी नहीं देखने आ रहा ना, Correct. उसको मेरी कॉपी देखने वाली है। तो हर एग्जाम की नीड को समझिए, अपना डर से मत रखिए कि मैं तो यही करता आया हूँ, मेरा तो इसमें ऐसे ही चलेगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और चीजें, आप जीवन में बहुत सारे बदलाव, एडजस्टमेंट करने होते हैं, तभी आपको आगे जाना संभव हो पाता है। मुझे लगता है कि सर मेहनत अल्टीमेट है इसमें, बाकी किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है। सर मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं किसान के पैदा होऊंगा, ऊपर वाला डिसाइड करता है। सर मैं अंबानी के पैदा हो सकता हूँ, लेकिन ये भी ऊपर वाले ने डिसाइड किया। मुझे दिमाग कितना मिलने वाला है ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया था। सर मेरा आईक्यू कितना होने वाला है ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया था, लेकिन मेहनत मुझे लगता है मैं डिसाइड करता हूँ। करेक्ट। और एक अल्टीमेट जो मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ जो दिक्कतें हुई थी सर, मेरा और बेहतर हो सकता था कि अपनी सेहत का सभी ख्याल रखें। मेरे साथ मेंस में बहुत ट्रेजेडी हो गई थी, मैं 20 दिन तक बुखार में पड़ा रहा था, और पेपर वाले दिन, जिस दिन मैं पेपर देने जा रहा था, उस दिन भी मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइप का हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेन इधर साइड में चल रही है, इधर साइड में चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, प्लीज़ ख्याल रखें।
उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव भी किया था। जेई के टाइम पे मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें लाया था। और जो एएन में जो चीज़ मेरी कमियां रह गई थी कि मैंने भाई ये चीज़ नहीं की, मैं तो बहुत गुस्सा था कि यार अपन इस चीज़ को एक कौन सा जगह छोड़ करके यहाँ पे आए थे, और अपन इसमें भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो अपन क्या ही जीवन में कर पाएंगे। अपना ड्रीम यही है लाइफ का कि अपने को ये करना है। तो सेहत का ख्याल रखें। सभी जो इंजीनियर्स होते हैं मुझे लगता है कि लेट नाइट तक पढ़ने वाले होते हैं। दिक्कत होती है अगर सुबह जगते हैं तो टाइम से, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इश्यू हो रखे हैं, आपको थोड़ी सी टेंशन रहती है, आपको कोई दिक्कत आती है, थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दें, थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताएं। मैंने सर एईएन के बाद में थोड़ा सा जो मेरी कमी रह गई थी और जो मेरे साथ में हुआ था उसको देख करके इम्प्रूवमेंट किया था कि मैं मॉर्निंग में टाइम से अपना उठता था और अपना 10 मिनट 15 मिनट जो मेडिटेशन है वो करता था। एक सुबह के टाइम पे जल्दी उठ के अगर देखता था सूरज, अगर टाइम पे मैं उठ जाऊं तो देख पाऊं, थोड़ा सा खुद के सामने 10 से 15 मिनट खुद के साथ बिता पाऊँ। 20-30 मिनट ये मुझे बहुत सारे दिन के लिए एनर्जी थी कि मैं आज ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। खुद के साथ में सोचता था, खुद के बारे में पॉजिटिव चीज़ें वो दिमाग में लाता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वहाँ से किया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। एक मैंने सर इम्प्रूवमेंट ये किया था कि नाइट में जब खाना खाने के बाद अपन वॉक करते हैं, तो मैंने घर पे बात करते हैं वॉक करने के बाद थोड़ा बहुत, तो वो करता था। उसके बाद में मोबाइल से पूरी दूरी बना ली थी और कुछ नहीं करता था मैं मोबाइल का। टेस्ट सीरीज जेईएन के टाइम पे टेस्ट सीरीज देने लगे थे मोबाइल में, उससे पहले अपन मोबाइल का कोई यूज़ नहीं करते थे। बात करने के बाद में 10-20 मिनट शाम को फिर खुद के साथ में बैठता था कि आज मैंने ये चीज़ें करी हैं और कल मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ और मैंने ये आज गेन किया है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर से वही मोटिवेशन जो सुबह लेता था शाम को लेता था, फिर वो मुझे रात को पढ़ने की एनर्जी देता था, मेरा शेड्यूल सेट होता था, मैं खुद के साथ में बैठना मैंने स्टार्ट किया। ये मुझे जो इंजीनियर होने पे अपन भूल जाते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये ब्रह्मांड आपको जो दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या दे सकता है। तो कई बार अपन जॉब में जाने के बाद वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब आप फिर से गिरते हैं कहीं, ठोकर ठोकर आपके लगती है, तब वापस से आप रूट की तरफ आते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है मेडिटेशन, और ये अभी ठीक है आपको अगर नीड नहीं है तो अच्छी बात मतलब है। पढ़ाई तो करनी है, हार्डवर्क तो करना ही है, कोर्स तो करना ही है, लेकिन इन सेहत बातों का का भी आपको सेहत सेहत का, का ख्याल रखना है। पर्सनैलिटी का, यस हेल्थ का, यस। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए 10-15 मिनट खुद से टाइम निकालें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, वो सारी जो है। मैंने सर वीडियोस वगैरह पे फोकस नहीं किया, तो मैं यही कहता हूँ किसी को आप मत कीजिए किसी का। मेरा वीडियोज भी एक बार देखने के बाद आपको 15 से 20 मिनट, एक दिन 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, लेकिन जो आप खुद के साथ में बैठेंगे वो अभी से नहीं, आपको लाइफ टाइम के लिए मोटिवेशन आपको रहने वाला है। आप जीवन में कुछ सीख के जाएंगे उससे। ये मुझे लगता है कि अप्लाई करनी चाहिए। एक लास्ट सवाल और है, आपने बहुत ही बढ़िया बच्चों को बताया Yes. कि ये सब तो ठीक है, इतनी मेहनत कर ली, तो आखिर आईएएन बनने के बाद मिलने वाला क्या है? क्यों करें ये सब? मतलब कई बार बच्चे को मन में आता है, तो क्या जीवन में परिवर्तन आए? सर कितने रुपए में हम जीवन यापन करते हैं, स्टूडेंट होते हैं। हाँ, स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ 10-12 हज़ार रुपए में, और वो भी पेरेंट्स दे रहे होते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, और उम्मीद होती है बेटे से कि वो। और जीवन का सर, आप सर सीनियर हैं काफी, आपने देखा है हमसे, हम तो बच्चे हैं अभी। तो एक अल्टीमेट लोगों का गोल क्यों, लोग भाग क्यों रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट मिले, लाइफ सेटल हो जाए, खुद को रिस्पेक्ट मिले, स्टेबिलिटी आ जाए, यही सब गोल है बच्चों का भी, और Yes. होना भी चाहिए। तो आपने सर सारा समराइज कर दिया मेरे लिए, मुझे बताने के लिए कुछ नहीं छोड़ा सर। मैंने आपसे उल्टा क्वेश्चन किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट यही है सर। जो 10,000 में बंदा सरवाइव कर रहा है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे सर। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको चाहिए क्या कुछ लाइफ? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है। बताओ आप सर, आप किसी से मांग रहे होते हो पिताजी इस बार 12,000 डाल देना है, मुझे जरूरत है, मुझे बुक्स लेनी है। अभी आपसे पिताजी फोन करके पूछ रहे हैं कि बेटे इस बार खेत में थोड़ा सा खाद चाहिए तो 50,000 डाल देना, मुझे पिताजी 1 लाख भेज रहा हूँ। तो सर इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या ही चाहिए जीवन में? सही बात। फिर सर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जीवन में जो मेरा सिद्धांत है वो मैं समझता हूँ कि बंदा सबसे पहले अपने पेट के लिए कमाता है। दूसरा, वो अगर पेट उसका भरा हुआ है तो फिर इज्जत के लिए कमाएगा। इस जॉब में सर आपका पेट भर जाता है और आपको अनलिमिटेड इज्जत मिलती है। और जीवन में सर ये दो चीजें आपको, अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहने वाला है। आप व्यक्ति अच्छे बनते चले जाएंगे, आपको इज्जत मिल रही है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप सब ओर से दबाए जा रहे हैं तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे। तो सर सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे जीवन में ये हुआ। अभी मैं इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर करके एक बार बताऊंगा कि अपन, जब मैं घर पे जाता हूँ तो सिर्फ मेरे माता पिता भाई बहन सिर्फ ये मेरा नाम लेते हैं, जो मुझे बड़ा अजीब लगता है।
क्योंकि बाहर मुझे सब ए साहब या ए साहब करके संबोधित करते हैं। ये बड़ा बदलाव हुआ है कि सर मैं सब नाम भूल सा गया हूँ मैं। बाकी ये अच्छी बात नहीं है, बाकी हो जाता है सर, ये अपने आप ही हो जाता है कि सब लोग आपको ए साहब कह के संबोधित कर रहे होते हैं। तो एक तो बदलाव ये हुआ है सर। एक सर हम आपके सामने बैठ पा रहे हैं, अरे ये बड़ा बदलाव है सर ये हमारे तो जीवन हमारा में। हमारा सौभाग्य है कि, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, जो हमारे साथ बच्चे पढ़े हैं, वो हमसे आगे निकले और नई नई ऊंचाइयों को छुएं। ये तो मतलब हमारा हमेशा प्रयत्न रहेगा, और उसी प्रयत्न के रिजल्ट में जो आप दे रहे हैं वो आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, आपकी अचीवमेंट ही हमारा गोल है। वो तो हम हमेशा इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे बच्चे मिले और जिन्होंने हमें सिलेक्शन दिया। ये सर आपका बड़ा बड़ापन है सर, हमको आप साथ में बिठा रहे हैं। उसके बाद सर कई सारी चीजें हैं जो सामाजिक तौर पे वो बदली हैं। ये जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लोग एक रेस्पेक्ट से देखते हैं, ये फलां व्यक्ति है, इसने ये किया है। तो ये समाज में आपका जो ओहदा है, आपके माँ बाप का ओहदा है, वो वो इंक्रीज होता इंक्रीज हो जाता है। अभी सर पीएचडी में जैसे मैं हूँ, मेरे पास में 50 से 60 लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोकल्स हैं सर। तो अपन सबसे जुड़ाव में ही रहते हैं, क्योंकि लोकल्स होते हैं, सबसे जुड़ाव होता है, व्यवहार भी आपको अच्छा रखना होता है। बहुत सारे लोग अभी 50 से 60 की एज में पीएचडी में काम कर रहे हैं, तो वो सामाजिक तौर तरीकों से भी जुड़े हुए हैं। तो आप जिस भी सामाजिक फंक्शन में जाते हैं, आपको 5 लोग वहाँ पे आगे से आगे आपके लिए तैयार रहते हैं। तो ये सर बहुत बड़ा बदलाव है सर। आप जिन फंक्शन में जाने से कतराते थे, आप एक शर्मीले से और चुपचाप रहने वाले आदमी थे, वहाँ आप आगे फ्रंट में लोग आपको और रेस्पेक्ट करते हैं, आप भी लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। आप सफलता को दिमाग में मत घुसने दीजिए। मैंने भी यही प्रयास किया है कि मैं सबके साथ जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं प्रॉपर उनको सम्मान दूं। उसके बाद भी हम लोग हम्बल रहें, वो हमारी ये मेरा सर, जिम्मेदारी है। ये मैं कोशिश करता हूँ सर। और फिर इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ये आया है कि सर जीवन में शायद मैं, मुझे लगता है कि मैं धार्मिक पद पर बड़ा बढ़ता जा रहा हूँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सर अपने गाँवों में तो यही करते हैं, अपन प्याऊ लगाते हैं, गिरिराज जी पे जाकर के अपन प्याऊ लगाते हैं, कहीं पे गर्मी है तो प्याऊ लगाते हैं, और पैसा देते हैं लोग। जो धनवान लोग हैं वो भी पैसा देते हैं, कोई गरीब है तो वो अपने हाथ पैर से मदद करता है। तो मुझे सर इससे बड़ा क्या चाहिए कि मुझे पीएचडी में जाके लोगों की सेवा करने के लिए पैसा मिल रहा है सर। ये बड़ा बदलाव हुआ है सर। लोगों को पैसे दे करके, पैसे लेकर के पानी पिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं तो, मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है सर। हर कोई कहता है कि प्याऊ लगाइए, प्याऊ लगाइए। तो आप हमने घर तो घर पानी पहुंचा रहे हैं, आपको ऐसे डिपार्टमेंट में। ये सर बड़ा सौभाग्य है, और समाज की सेवा करने का मौका मिल रहा है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, लोकली पोस्टेड हूँ सर। अगर एक दो लोगों के काम अगर तुरंत भी कर पाता हूँ तो कोशिश करता हूँ तुरंत हो जाएं। अगर थोड़ा टाइम लग के हो रहा है तो वो, या मैं कुछ भेज पा रहा हूँ सरकार के लिए यहाँ से बना करके, तो वो कोशिश करता हूँ। तो वो सर बिल्डअप होती रहती हैं चीज़ें। आपको एक ना एक दिन वो चीज़ें रेस्पेक्ट के तौर पर या फिर आपके नाम के तौर पर, आप नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का वर्क है कि आप लोगों की सेवा करें। तो सेवा करने के लिए अपन कर रहे हैं, लेकिन आप जब दिल से सेवा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ती भी चली जाती है। तो इसमें अगर वो फेम मिल रहा है या फिर डिफेम भी मिल रहा है, तो आप खुद निर्धारित करेंगे कि आप क्या कमाना चाहते हैं। क्योंकि सर लोकल में अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके साथ में जुड़ता चला जाता है, लाइफ टाइम तक चला जाता है। तो मैं सर कोशिश करता हूँ कि मैं समाज की सेवा जितना मैं कर सकता हूँ, जितने लोगों का कार्य मैं कर सकता हूँ, जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याएं सुलझा सकूँ, ये सर मेरा प्रयास रहता है। पीएचडी ने मुझे मौका दिया है। थैंक यू सर। नहीं, बहुत बढ़िया यार। आज का मतलब आपने जो बच्चों को गाइड किया और जो बच्चों को बताया, जरूर उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और जरूर आप ही के जूनियर बन के, आप ही के डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे इस बार भी आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने ये एपिसोड देखा, ये अभ्यर्थी से अधिकारी तक की सीरीज देखी, और आज के इस एपिसोड को भी आपने एंजॉय किया, आपके मन के बहुत सारे सवाल हमने इसमें कवर करे हैं जो आपने पिछले एपिसोड में के वीडियोज के कमेंट में डाले थे और बच्चों ने पर्सनली पूछे थे, उन सबके लिए हेल्पफुल होंगे। और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट से जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, ना केवल सिलेक्शन लिया है, टॉप किया, उन सबसे आपको मिलवाते रहेंगे, ताकि आपके मन के सवालों को और भी हम दूर कर सकें और आपके सिलेक्शन की सीढ़ी पर और चढ़ सकें, सिलेक्शन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकें। आपके साथ में जितने भी दोस्त जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर करें, कम से कम 2 इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि उनको भी इस एपिसोड का बेनिफिट मिल सके, उनको भी सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल सके, वो भी सिलेक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर सकें।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवाल के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। Stay tuned with Engineers Academy and Nimbus Learning. All the best from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Once again, thanks a lot for this episode. Thank you.